मैं अरविंद कुमार कुलेरी एग्रो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और जितने श्रोतागण हैं कुलेरी एग्रो में उन सभी का हार्दिक स्वागत है। पुनः आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी चंपारण जिले में नरेंद्र यादव जी के यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने पहले नैनो यूरिया का, चांद साहब नैनो यूरिया का भी उपयोग किया है। नई टेक्नोलॉजी ड्रोन के बारे में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा उपयोग में लिया है, मक्का पे भी लिया है, गेहूं पे भी लिया है। उसके बारे में अपने कुछ विचार साझा करेंगे, फिर आगे की अपन खेती की प्रैक्टिसेस के बारे में बातचीत करेंगे, कैसा क्या है। तो आप तो सबसे पहले जो लास्ट ईयर जो आपने नई टेक्नोलॉजी थी, नैनो यूरिया है, ड्रोन सेवा है, इनके जब आपने उपयोग किया चांद साहब कंपनी की तरफ से, तो आपको क्या रेस्पॉन्स मिला? कंपनी का भी मिला या कैसा रहा? उपज में बढ़ोतरी हुई, निश्चित रूप से 10% 20% यील्ड बढ़ा। तो हम लोग बेसिकली हम आ रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हमारे रोज हमेशा फसल लगाने से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मात्रा खत्म हो जाती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करें? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है कि आपके जैसे बिहार में जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे आपने अभी धान लगाया, धान के ऊपर सीधा आप गेहूं बोएंगे, गेहूं के तुरंत बाद में फिर मक्का बो देंगे, और तीनों ही फसल सेम सीरियल की हो गई, मतलब सारी सीरियल्स हो गई, एक बीज पत्री जिसको बोलते हैं, उस लेवल में आ गए। इस पूरे जीवन चक्र में पूरी 365 दिन में कहीं भी दाल वाली फसल नहीं आई, और दाल वाली फसल नहीं आई तो जो वातावरण में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का साधन तो आपने ब्लॉक कर दिया। राइजोबियम और रेजोटोबैक्टर वगैरह बैक्टीरिया है। दूसरा, जो यहाँ के किसान, जैसे आप जनरल किसान बात करता है, थोड़ा सा भी घास उगता है, जंगली उगता है, तुरंत फार्मर दौड़ के जाता है, मेरे को ये हर्बिसाइड दे दो, मेरे को ये दे दो। वो तुरंत प्रभाव से उनके स्प्रे करते हैं। हम भी कहते हैं कि हर्बिस जो घास है वो होना नहीं चाहिए, पर हो तो थोड़ा सा मैनुअली निकालने का भी काम हो, ताकि वो डिकम्पोज होता रहे और जमीन में बायोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस है, जो जीवाणु जमीन में, जो जमीन जिंदा है, और जिंदा तभी है जब इसमें जीवाणु है। अपन ने पूर्व में जो खेती करते आ रहे हैं, दे डीएपी, फिर यूरिया, फिर पोटास, फिर जहर, फिर खड़ी हो गई तो ऊपर जहर, नीचे जहर, चारों तरफ वही वो लेते हैं। तो जो जहर या जो पॉइजन जो है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी यूज कर रहे हैं, वो सारे प्राकृतिक जो दोस्त थे ना, धीरे धीरे वो सारे अपने खत्म हो गए। अब जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया थे, इवन उन पे भी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने का उन पे भी असर आने लगा, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज बंद कर दी। दूसरा, जो ये बेल्ट है, पूर्वी चंपारण हुआ, मान लो बिहार का जो बेल्ट है, जो बाढ़ और पानी के वाला ज्यादा है, यहाँ पे मैंने जनरली ये ऑब्जर्व किया कि फार्मर्स क्या, पशुधन बहुत कम है, तो उनके पास बायो फर्टिलाइजर कहीं नहीं है, गोबर का इनपुट आने का जो साधन है वो है ही नहीं। और दूसरा, आप भाई जंगली घास उगने नहीं देते हो, तो आप ना तो वर्मी कंपोस्ट ना कंपोस्ट, किसी चीज का आप बायो फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं कर रहे हो, तो धीरे धीरे जमीनें इस लेवल पे आ गई कि जब तक आप फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तब तक इसमें कुछ होगा ही नहीं। तो उसकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप, जैसे अभी आपके धान उग रहे हैं, धान में आप अब छोटा सा कल्चर आता है पीपला में, या जहां भी कृषि विभाग होगा आपके बिहार में, वहां से आप ब्लू ग्रीन एल्गी ला सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित सवाल बोलते हैं। धान की फसल में जब आप नर्सरी लगाते हैं, उस टाइम छोटी छोटी बेड बना के 1 फीट गहरी, और जैसे होदीसी बना लो, प्लास्टिक बिछा दो नीचे, उसमें 5-7 किलो मिट्टी और 150 ग्राम डीएपी डालो। वो डालने के बाद वो पानी भरा रहेगा उसमें, वो कल्चर लाके आप 20-50 रुपए का कल्चर आता है, वो ज्यादा महंगा भी नहीं, उसको लाके आप उस पानी पे छोड़ दो। जब तक आपकी नर्सरी तैयार होगी, धान के पौधे उग के नर्सरी में तैयार होंगे, तब तक वो आपकी नील हरित सवाल भी तैयार हो जाए। जो ही आप फील्ड में रोपाई करते हैं, रोपाई करने के तुरंत खत्म होते ही आप वो जो सवाल आपने लिया है उसको तसले में भर के खेत में, जब धान में पानी भरा रहता है इतना इतना, उस टाइम आप धान के खेत में छोड़ दो, तो वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन,
जो वातावरण की नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करना, वो सारे काम करेगी। आप इसके ऊपर फिर बाद ब्लू ग्रीन एल्गी यदि धान की फसल में खूब डाला है ना, तो वो एक हरी खाद की तरह ही काम करेगी। वो फिर आपकी गेहूं की फसल में आपको फर्टिलाइजर डालने की जरूरत फील नहीं कराएगा। बाकी आप जितने भी फर्टिलाइजर लेते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ब्लू ग्रीन एल्गी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट का कृषि विभाग है वो देता है। आपका जो यहाँ आसपास जो भी केवीके होगा वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। पीपरा कोठी करके है, यहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर। माधोपुर भी एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं, मैंने डेवलप करने में लगे हुए हैं। हाँ, तो धान में आप इन चीजों को यूज करेंगे तो वो क्या आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ाएगा जमीन में, और वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी आपकी गेहूं में। पर धान काटने के बाद आप धान के खेत में आग नहीं लगानी। धान को ऐसा कैसा रहने दो, डंठल जितना काटना है उतना काट लो, बाकी डायरेक्ट सोइंग करो जीरो टिलेज पे। मतलब डायरेक्ट गेहूं बो, अपना खेत तैयार करके, और वो डंठल पड़े रहने दो, वो अपने आप धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। उनसे डिकम्पोज होंगे तो वो जो डंठल जमीन में गड़ेगा ना, वो आपके सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की, कार्बन की, सबकी आवश्यकताएं पूरी कर देगा। दूसरा, यहाँ ऑर्चर्ड है, आपके आम का बगीचा है, इनकी पत्तियां गलने दीजिए, या आप डिकम्पोजर लाके उसको गड़ा भी सकते हैं। एक जगह इकट्ठी करो इनकी पत्तियां, जो भी लकड़ी है, टहनी है, सबको, और थोड़ा सा नम पानी डाल के उनको गीला रखो, और उसके ऊपर डिकम्पोजर आते हैं बैक्टीरियल, वो उस पे स्प्रे एक ड्रम में घोल के 5 किलो गुड़ 2 किलो बेसन डाल के एक ड्रम में ला के आप उसका कल्चर बना के रखें। जो भी आपका घर का वेस्टेज है सारा उस पर डालें, और वो कल्चर उस पर डालते रहें 5, 7, 10 दिन से। फिर जो भी पानी कम होता है फिर आप उसमें वाटर ऐड कर दीजिए। जितना पानी आपने खाद पे डाला 10 लीटर और ऐड कर दिया। 10-15 दिन बाद में आप उसी में फिर 5 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन अपना ऐड कर दो। फिर उसके बाद आप काम में ले दो। जितना भी आपका बायोडिग्रेडेबल आइटम है जो गड़ सकते हैं, वो सारी चीज गड़ा के आप जब भी फसल खेत की तैयारी करें अपने खेत में डालें। जब ये है, फिर उसके बाद जैसे मान लो आपके पास दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनिक का आता है, तो आप 200 लीटर पानी में, जैसे धान बो दिया, आप लेट हो गए, आपको रिकवर करना है, तो वो कल्चर ला के अजोटोबैक्टर के और इसके अजोस्पाइरलम और राइजोटोबैक्टर के तीनों के 3 ड्रम में भर के रखेंगे। जब भी आप पानी दें धान में, उसके साथ बहते हुए पानी के साथ वो बैक्टीरिया साथ चल रहे हैं। वो जमीन की जो अनअवेलेबल फर्टिलाइजर पड़े हैं, जो जैसे पिछली फसल में आपने डीएपी डाली, नाइट्रोजन डाली, पोटास डाला, तो जो भूमि में फसल को उपलब्ध नहीं हो रहे ना, वो उनको उपलब्ध कराएंगे। बहुत बढ़िया तरीका बताया आपने। अपने किसान को अपना ऑर्गेनिक जो वेस्ट आप खेत में डायरेक्ट वो बैक्टीरिया का घोल डाल सकते हैं। फिर एक ट्राइकोडर्मा करके एल्गी फंगस एल्गी आती है, व्हाइट कलर का जाल बन जाता है जमीन में, उसको भी आप लाके गोबर की खाद पे पनपा सकते हैं। गुड़ और बेसन के घोल में लाके उसको पनपा सकते हैं। बहते हुए पानी में आप वो डालेंगे। उसका एल्गी का काम क्या होता है, वो फंगस क्या करती है कि पूरे खेत में फैल जाती है। जहां जो न्यूट्रिएंट काम का रखा है वो वहां से उठाएगी और पौधे की जड़ तक पहुंचा देगी। वो मतलब उसकी ट्यूब पूरे खेत में ट्यूब टाइप बिछ जाता है और बड़ा नेटवर्क होता है उसका। तो वो जहां भी जो फालतू चीज पड़ी है उसको सबको सक करके अंदर ले आएगी और वो पौधे की जड़ के साथ अटैच रहती है। तो उसके अंदर जितना भी खाना होगा वो जड़ के अंदर अपने आप, जैसे ये दोनों तत्व है, इसमें खाना ज्यादा है तो इसमें उठ के वो जड़ में अपने आप ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी जमीन के आप बढ़ाओगे ना, तो आपको ये ज्यादा केमिकल्स और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है ना, जो आज की डेट में जो कॉस्ट जो बढ़ रही है, किसान के ऊपर जो भार बढ़ रहा है, उसको भी आप बहुत कम लेवल तक कम ला सकते हैं। जितने भी आपका मक्का का है, वेस्टेज है जो बच गया, गन्ने का है, गन्ने का ऊपर का हिस्सा कटेगा, नीचे के पत्ते हैं, आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके उनको काट पीट के एक जगह इकट्ठा कर देंगे, बायोडिग्रेडेबल से गड़ाएंगे, बायो जो बैक्टीरिया है उनको घोल के उससे यदि गड़ाएंगे तो वो गल के तैयार हो जाएगा। एक खेत में 1 एकड़ में इस बार दे दो, 1 एकड़ में अगली बार दे दो, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज उनके साथ चलने दो। दूसरा, जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आप फर्टिलाइजर कम डालो। स्प्रे भी आप करते हो किसी भी चीज का, दवाई का करना है, लो वॉल्यूम स्प्रे करो, पौधे को नहलाना नहीं है, दवाई को चिपकाओ पत्तियों पे बस। क्योंकि कीड़ा कहाँ है, पौधे के ऊपर, पत्ती के अंदर है या पत्ती के नीचे है या उसके बीच में, उसको पूरा नहला के जमीन पे डालने की जरूरत नहीं है।
सिस्टम वो आपका वेस्टेज हो रहा है, चाहे कॉन्टेक्ट सिस्टमेटिक पॉइजन जो होता है ना, सिस्टेमिक या कॉन्टेक्ट, दोनों ही संपर्क में कहाँ आएंगे। पौधा कीट होगा वो कॉन्टेक्ट होगा, पॉइजन आपने कॉन्टेक्ट डाला तो पत्ती के ऊपर रखा है, पत्ती पे रखा है तो वो इंसेक्ट आएगा तो उसको भी खाएगा, और खाएगा तो वो डेड होगा, मरेगा। और सिस्टेमिक है तो पत्ती से आपने डाल के अंदर फैला दिया तो भी पत्ते से वो पत्ती के थ्रू ही जहर में जड़ तक चला गया। तो दोनों ही चीज अपने आप में बराबर है। पर जो प्रैक्टिसेस है लो वॉल्यूम स्प्रे में क्या है कि आप पानी कम काम में लो, दवाई उतनी ही लो, पर वो जमीन पे टच नहीं है, ताकि वो दवाई उसके ऊपर बराबर, और रिकमेंडेड डोज से ज्यादा दवाई डालने की। इसीलिए हम ड्रोन की बात कर रहे हैं। ड्रोन से जितनी भी दवा आएंगे सब पत्ती के ऊपर है। हाँ, ड्रोन से पत्ती पे रहे नहीं, और बहुत सारी मशीनें हैं। होंडा के पावर स्प्रेयर है, ट्रैक्टर वाली मशीन है, वो तो नीचे ही लोग कर देता है। नहीं, बढ़िया नोजल आती हैं आजकल, वो बहुत अच्छा काम करती हैं, 50-60 फीट तक आराम से स्प्रे करती हैं, शानदार बढ़िया प्रेशर वाली। भाई ड्रोन तो है ही है, पर ड्रोन इतना आसानी से उपलब्ध नहीं है ना हर जगह। तब तक क्या होगा, आप मान लो 5 दिन वेट कर लिया और आपको कीड़े पे स्प्रे। ड्रोन तो काफी महंगे होते हैं। कितना? ड्रोन तो 8-10 लाख रुपए से स्टार्ट होके फिर कहीं भी जा सकते हैं, ऊपर तक मॉडल तक वर्जन है, क्या क्या फंक्शन है इसके, कितना उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ा गया है। ड्रोन के बहुत सारे फंक्शन है, एक अकेला स्प्रे नहीं है, बहुत सारी खरीदा आपसे बना सकते हैं। देखो, बायोलॉजिकल भूमि को बंजर होने से बचाने के लिए ये एक साधन है, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई, क्योंकि इंडियन प्रोडक्टिविटी है, जो सोइल की प्रोडक्टिविटी है ना, आप कुछ सालों से देख रहे होंगे, सब कुछ डालते हुए भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, उत्पादन नहीं डे बाई डे गेहूं का हर फसल का ही उत्पादन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। क्योंकि वो जमीन में क्या है, सारे किसान को ये तो पता है कि वे न्यूट्रिएंट डालने, जो कार्बन है ना, जमीन का कार्बन, जो कार्बन के बारे में ना किसान जानता है, ना रिटेलर जानता है, ना होलसेलर जानता है। जब सॉइल का कार्बन जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन और उपलब्ध कार्बन जो भी है, यदि ऑर्गेनिक लेवल उस जमीन का कम होगा तो कुछ भी पैदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि कार्बन 0 होने का मतलब है जमीन बंजर होना, और कार्बन ऐड करने का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल खादें, अपनी देखी हुई पत्ते, खाद, बैक्टीरियल, यही एक साधन है जो ज्यादा से ज्यादा फसलों को गलने दोगे तो वो कार्बन में कन्वर्ट होती जाएंगी, डिकम्पोज। वही माइक्रोन्यूट्रिएंट के रिसोर्सेज है। हाँ, थोड़ा बहुत यदि करना है तो आप बाजार से यूज कर सकते हैं। कोई इमीडिएट, मान लो आपको लग रहा है कि गेहूं में मेरे जिंक की कमी हो गई, या धान में कोई जिंक है, मेजर है, सल्फर है, किसी चीज की कमी हो गई, तो आप बाजार से परचेज करके 2 किलो ऐड कर सकते हैं। पर एक लगातार सोर्स वही होगा कि आप अपनी जमीन की फर्टिलिटी लेवल जो बोलते हैं वो बढ़ाने की जरूरत है। ढैंचा, हाँ, ढैंचा वो तो बहुत ही बढ़िया रामबाण चीज है। ढैंचा है, ग्वार है, मूंग है, चना है, जो भी आपको फसल 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने यदि आपको लगता है खेत मेरा खाली रहेगा, आप ढैंचा छिड़क के हैरो चला के छोड़ दीजिए, खेत को खाली मत छोड़िए, पानी दे दीजिए, ढैंचा चला के छोड़ो, उसको ग्रीन मैन्योरिंग में पलट लो। टिलेज कम से कम करो जमीन में, 0 टिलेज में लाओ, 0 कार्बन फार्मिंग। जो कार्बन जो है फार्मिंग, उसमें क्या होता है, कार्बन कम से कम लगे, मतलब आप चाहे डीजल में कार्बन हो, चाहे दूसरी जगह कार्बन हो, कार्बन का कंजप्शन कम से कम हो। तो आप ढैंचा वगैरह लोगे तो वो सब कुछ ऑर्गेनिक मैटर पूरा प्रोवाइड करेगा, वो कार्बन भी देगा, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देगा, वो नाइट्रोजन भी फिक्स करके देगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी बजाएगा, जमीन भी थोड़ी सॉफ्ट होनी चालू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना वैल्यूएबल समय दिया।